नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने देशवासियों और दानदाताओं को अपील, आपदा राहत के लिए सभी करें सहयोग। उन्नीस अगस्त से भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार लाएगी अनुपूरक बजट का प्रस्ताव। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 14 अगस्त को होगा। भाजपा ने 8 जिला पंचायत के 63 क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी किए घोषित। और धराली में जिंदगी की तलाश में एनडीआरएफ की टीम ने पहली बार उतरे शव की खोजिए डॉग, एसडीआरएफ कर रही विक्टिम लोकेशन कैमरा का इस्तेमाल। उत्तराखंड व हिमाचल में आपदा की बढ़ती घटनाओं का एनडीएमए करेगा अध्ययन। हरिद्वार उधम सिंह नगर में लगेंगे ड्रॉप्टर रडार। देहरादून में स्मार्ट मीटर लगाने के विवाद, बिना अनुमति मीटर बदलने का आरोप, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर हुई शिकायत दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब बात करें देहरादून की, जहां हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्यौहार है। आपको बता दें, रक्षाबंधन बहनों के पवित्र दिवस को एक दूसरे की शुभकामनाएं का त्यौहार आपको बता दें, रक्षाबंधन के त्यौहार पर आज प्रदेश भर में खुशियों का माहौल है। बारिश के होते हुए भी बहनों का उत्साह यहाँ पर कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्यौहार है ये रक्षाबंधन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित धराली और हर्षिल गांव में इन दिनों भीषण प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं, जहां पहाड़ों की खामोशी से तबाही की चीखें अब तक महसूस की जा रही है। जिस धराली में बाजार कभी चहल पहल हुआ करती थी, अब वहां मलबे और कीचड़ के ढेर दिखाई पड़ रहे हैं। कई पुलों का जाने से गांवों का संपर्क भी टूट गया। वहीं धराली से कुछ दूर हर्षिल में भागीरथी का बहाव अचानक से झील जैसा बन गया है। भूस्खलन के बाद भारी मलबे के चलते नदी का रास्ता रुक गया है, जिससे हर्षिल में संकट और भी गहरा गया है। यह बदलाव स्थानीय बासिंदों को किसी आने वाली बड़ी आपदा को चेतावनी जैसा माना जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली हर्षिल में आई आपदा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना, एसडीआरएफ, आईटीबीपी तथा अन्य राहत एजेंसियों ने मिलकर लगभग 300 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैठक के दौरान सीएम ने संचार व्यवस्था को भी बहाल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीडब्ल्यूडी, जल संस्था, ऊर्जा आदि विभाग के अधिकारी वहीं डटे रहे। डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था भी सुचारू रूप से की जाए। पोस्टमार्टम आदि की व्यवस्था वहीं मौके पर की जाए। मुख्यमंत्री ने मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए। नेताला में अवरुद्ध मार्ग खोल दिए गए। मार्ग खुलते ही यहाँ फंसे लोगों को राहत और बचाव दल तेजी से काम कर रहा है। खाद्य विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बनाकर भी घटना स्थल के लिए रवाना की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदा ग्रस्त इलाके का पैदल निरीक्षण कर आपदा में हुई हानि की जानकारी ली। वहीं भीषण आपदा पर चमोली जिले के पीपलकोटी के समीप भनेर पानी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के प्रयास दोनों ओर से किए जा रहे हैं। एनएसडीसीएल की मशीनें भूस्खलन पॉइंट के दोनों छोर पर युद्ध स्तर सड़क मार्ग खोलने में जुटी है। वहीं प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित जगह ज्योतिर्मठ, पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया गया है। तीर्थ यात्री दोनों तरफ से सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सबके ध्यान में ही है और बहुत जगह हमारा रोड वॉश आउट है। कई जगह पर हमारे पुल भी ध्वस्त हो गए हैं, कहीं कहीं तो रोडें ही नहीं है। तो हम लोग कल से देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडेंस भी यहाँ पर सारे लोगों के साथ, जैसे आपदा के टाइम में रेस्क्यू करना चाहिए। लगभग 300 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं और वर्तमान में अब हमारी एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। अब रोड कनेक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पर हमारे जनरेटर सेट पहुँच रहे हैं, जिससे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी होने के बाद मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाए। ये प्राथमिकता के साथ रोड कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो मैं उत्तरकाशी तक मैं कल देहरादून से हरिद्वार से आया
तो हमारी ये सारी रोड क्लियर हो गई है। अब उत्तरकाशी से लेकर भटवाड़ी तक और भटवाड़ी से आगे हमारा पापड़गंज तक। देखिए, ऑनरेबल सीएम वहाँ पर ऑलरेडी लीड कर रहे हैं सभी ऑपरेशंस को, और उनके दिशा निर्देश में सारा रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन वर्क गतिमान है। यहाँ देहरादून जिले में भी कल 112 हमारे जो स्टैंडर्ड यात्री थे वो इवैक्यूएट किए गए थे और उनको सकुशल उनके गंतव्य स्थानों तक फैसिलिटेट कर दिया गया है। जिन लोगों को स्टे ऑप्शन चाहिए था तो उनको ड्यूली स्टे करवाया गया है, और जैसा भी उनका फिर आगे विचार होगा, वो रुकना चाह रहे हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, और अगर गंतव्य स्थानों तक जाना चाहेंगे बाय ट्रेन और बाय बस तो उसका पूरा इंतजाम करवाया गया है। मेहरपानी में कल 30 मीटर्स का एक वॉश आउट जोन डेवलप हुआ था, जिसमें NHIDCL द्वारा दोनों साइड से काम किया जा रहा है, जोशीमठ और चमोली साइड से। अभी जो प्रगति है उसमें कुछ रैंप उन्होंने डेवलप किया है। उसके बाद बहुत बड़े बोल्डर्स पहाड़ की साइड से वहाँ पे पाए गए हैं, जिनमें ब्लास्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है, और अब से कुछ देर में वहाँ ब्लास्टिंग की जाएगी, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग, ताकि एक रैंप बनाया जाए। और जो हमारे यात्रीगण हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे हमने रोका है। करीब 1200 से 1300 यात्री हैं जो बद्रीनाथ की तरफ हमारे अभी विभिन्न स्थानों पे रुकवाए गए हैं, और जैसे ही रास्ता ओपन होगा तो प्राथमिकता यही रहेगी कि जो यात्री बद्रीनाथ से चमोली और ऋषिकेश की ओर जाना चाह रहे हैं उनको प्राथमिकता पर हम निकालने का प्रयास करेंगे, और फिलहाल हमने अभी यात्रा को रोका हुआ है। बात करें मौसम की तो प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसी भारी बारिश के चलते बादल फटने से कुछ दिन पहले आई उत्तरकाशी के धराली की आपदा का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी, जो बारिश के कारण और भी मुसीबत में डल रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाने में रुकावट हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार आपदा को लेकर गंभीर बनी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री धामी घटना स्थल की जानकारी व अपडेट ले रहे हैं। शासन प्रशासन, सेना, NDRF, SDR सभी अलर्ट मोड पर हैं। भले ही मौसम खराब है, लेकिन किसी भी प्रकार से पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। प्रबंधन को लेकर के और पराली की घटना के बाद सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जरूर हुई, उसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा भी जरूर की होगी, लेकिन जब घटना घट गई है, जब चिड़िया खेत चुप कर के चल गई है, उसके बाद पछताने से क्या होगा। आप पहले क्यों नहीं जागते हैं। ये आपदाग्रस्त प्रदेश है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेताने का काम करती है, भूगर्भीय वैज्ञानिक सरकार को चेताने का काम करते हैं, पर्यावरणविद जो है प्रदेश की संवेदनशीलता के बारे में लगातार आपको आगाह कर रहे हैं, फिर आपकी तत्परता नजर क्यों नहीं आती है। जो वैज्ञानिकों की चेतावनियां हैं, जो इसरो की जो है सर्वे रिपोर्ट है, उसको आप दबा करके क्यों बैठे। रेस्क्यू के लिए उधर दराली नहीं जा रहे थे सर जी, आर्मी के साथ में पोर्टर हूँ सर, तो मैं भी जा रहा था सर। अचानक ऊपर से मलबा आया सर, मतलब वो हर्षिल वाला बादल फटा सर दोबारा, तो उसमें हम कुछ लोग घायल हो गए सर, बस इतना ही। कितने लोग थे आप? सर हम थे सर 15 से 20 लोग थे सर। गाड़ी में थे, पैदल चल रहे थे? मतलब हम सामान वगैरह लोड कर रहे थे सर ऊपर के लिए, दराली के लिए, मतलब निकलने ही वाले थे, तब तक ऊपर से वो बादल फट के आया सर रेस्क्यू करने। तो उन्होंने बोला भी और भी आदमी आ जाओ रेस्क्यू, यहाँ भी काफ़ी दिक्कत है। तो जब जा रहे थे और अचानक एकदम फिर फ्लड आ गया जी, उसमें हम काफ़ी जने फंस गए, उसमें भी कुछ को बचा लिया, कुछ को नदी में भी चले गए। आपके साथ कितने लोग होंगे सर जो अभी तक मिसिंग हुए? सर ये तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हम भी लोकल हैं। फिर भी जिस टीम में आप थे सर, उस टीम में तो पता होगा। हम सर 15-16 जने थे। अच्छा हाँ जी। उसमें से कितने सुरक्षित है सर? जहाँ कम से कम जो है 8-10 है इधर। देखिए, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो प्रगतिशील है, लेकिन कल जिस प्रकार से मौसम साफ रहा और एकदम रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा था, लगातार लोगों को निकाला जा रहा था, उन तक मदद पहुंचाई जा रही थी। निश्चित तौर पर ये खराब मौसम की वजह से जो हमारे हेलीपैड पे हेलीज रुकी हुई हैं,
और हेलीकॉप्टर रुके हुए हैं, वो सब लोगों की मदद के लिए एकदम इंतजार में है। उसमें निश्चित तौर पर ये खराब मौसम के कारण ये समस्या तो उत्पन्न होगी, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आपदा स्थल पर लगातार मौजूद हैं, लगातार हर चीजों की जानकारी ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड में है। तो निश्चित तौर पे ये खराब मौसम इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जिस प्रकार से शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी और एसडीआरएफ एनडीआरएफ तैनात हैं, हमारे हेलीकॉप्टर तैनात है, निश्चित तौर पर हमारी जनता को किसी भी प्रकार से नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली में खीर गंगा में ये पहली बार नहीं हुआ कि उसका जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के क्षेत्र को नुकसान हुआ है। हालांकि इससे पूर्व की आपदाओं में वहां पर जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी वहां पर ना ही स्थानीय लोग चेते और ना ही शासन प्रशासन की ओर से वहां पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसका खामियाजा धराली के निवासियों को भुगतना पड़ा। अब देखना होगा कि सरकार नदी नालों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान दे पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के धराली में भीषण आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि फेज 2 से 3 ट्रक राहत सामग्री मंगवाई। इन ट्रकों में आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी, नमक और दवाइयों जैसे रोजमर्रा के उपयोग की ज़रूरी वस्तुएं भी शामिल रही, जो सीधे आपदा प्रभावित गांवों तक पहुंचाई जाएंगी। बाबा रामदेव ने कहा कि धराली में कई परिवार बेघर हो गए और कई घरों की जान जा चुकी है। हम उनकी जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी तकलीफ तो थोड़ा कम कर सकते हैं। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा है कि राहत अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि किसी भी पीड़ित को भूखा या बेसहारा न रहना पड़े। उत्तरकाशी, धराली, हरसिल की इस त्रासदी में खत्म हो गया। वो जीवन तो कोई लौटा नहीं सकता। किसी की माँ, किसी का पिता, किसी के बच्चे, किसी का तो पूरा का पूरा परिवार इस बाढ़ में, इस आपदा में पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन फिर भी जो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित, पूरी इस आपदा से, त्रासदी से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित परिवार हैं, ऐसे 400-500 परिवार के बारे में अभी हमें जानकारी मिली। तो उनके लिए जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के हिसाब से जो भी नितांत आवश्यक है, ऐसे सारे आटा, दाल, चावल, मसाले से लेकर के खाने पीने के पात्र आदि तक भी सब हम इसलिए साथ में दे रहे हैं। पर्व है, पर्व हमें खुशियाँ प्रदान करता है और हम संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन का अर्थ ये होता है कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार जिनकी रक्षा कर सकते हैं, चाहे वो हमारी पवित्र बहन हो, चाहे बहन के अतिरिक्त कोई भी समाज का व्यक्ति हो। तो दुर्भाग्य से उत्तराखंड में कुछ दिन पहले जो भयानक जो त्रासदी हुई, हम उसी दिन से पूरा पतंजलि परिवार, सदेव स्वामी जी और हम लोग संपर्क में थे। लगातार बातें हो रही थी, कई लोगों को कई तरह से हमने सहयोग भी किया। तो सरकार से, शासन से बात करने पर टोटल हमको लगभग लगा कि 400 के लगभग परिवार वहाँ पर इस त्रासदी में अत्यधिक पीड़ित हैं। तो उन 400 परिवारों को लक्ष्य कर करके उनके परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री है, कि यदि वो हमारे भाई बहन हैं, तो पतंजलि वैसे भी पहले से ही हमेशा किसी भी तरह की कोई भी आपदा और त्रासदी आई है, फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने दून इंटरनेशनल कॉलेज में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कूल पैड हैकिंग और ठगी के मामले का खुलासा करते हुए बरेली से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फर्जी स्कूल पैड इंटरफेस बनाकर छात्रों और अभिभावकों की एआई सक्षम रोबोटिक्स शुल्क के नाम पर 4,990 जमा कराने के भ्रामक संदेश भेजे। इसी ठगी से अभिभावकों को गुमराह कर रकम अलग अलग बैंक से खातों में ट्रांसफ़र कराई गई। गिरफ्तार आरोपियों में से मोहम्मद रिजवान, सुदामा दिवाकर और मोहम्मद फराज भी शामिल हैं। टीम ने आरोपियों से 4 मोबाइल, 2 बैंक पासबुक,
3 सिम कार्ड बरामद किए। प्रारंभिक जांच में करोड़ों के लेन देन का खुलासा भी यहां पर सामने आया और अन्य राज्यों में भी इनके खिलाफ साइबर अपराध के मामले दर्ज है। एसटीएफ ने भी किसी भी तरह से फर्जी लिंक, निवेश ऑफर या अनजान कॉल से बचने और संदिग्ध स्थिति में 2930 नंबर पर संपर्क करने की अपील की है। की जो ऑनलाइन फी पेमेंट की स्कूल पे ऐड करके उसको हैक करके उसमें क्यूआर कोड जनरेट किया गया और उसमें अभिभावकों से 4,990 रुपये प्रत्येक पेरेंट से उसमें डिमांड की गई और उस संबंध में फिर एक एफआईआर लिखी गई सीसीपीएस देहरादून में और उसमें फिर साइबर की टीम ने उस क्यूआर कोड के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और फाइनली वो एक पेटीएम अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट और फिर मोबाइल नंबर से डिटेल लेते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसमें पिछले 3 दिनों में काफ़ी प्रयास करने के बाद में फाइनली बरेली से ये मॉड्यूल बस्ट हुआ है और इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। एक रिजवान है, एक सुदामा दिवाकर और फराज और इसमें एक चौथा अभियुक्त है, अभी वांटेड है और इसमें जो रिजवान और सुदामा है इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। रिजवान के ऊपर आईटी एक्ट का केस है 2025 का और इन्होंने ये क्यूआर कोड जनरेट करके और जो इनकी वेबसाइट थी उसको हैक किया था और इस प्रकार की कार्रवाई की थी। एक इसमें वांटेड है, जल्दी इसको भी पकड़ लिया जाएगा। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में क्लाउड बस्ट होने की भीषण तबाही के बाद सेना, आईटीबीपी, आरएसटीएफ, तमाम रेस्क्यू एजेंसी और सरकार द्वारा राहत यहां पर कार्य जारी। लगातार लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। घटना के समय थराली में मौजूद 2 युवक भूपेंद्र मेहता और चंदन कान्याल सेना और सेना रेस्क्यू एजेंसी द्वारा हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून सुरक्षित रेस्क्यू करके लाया गया। दोनों युवक ऋषिकेश आईबीटी पहुंचे जहां 2 अगस्त को देव बाइक रेंटल और एडवेंचर से रॉयल इनफील्ड लेकर ऋषिकेश से गंगोत्री के लिए रवाना हुए। 5 अगस्त को धराली में उस वक्त मौजूद रहे जब बाल फटने के बाद आए। उस तबाही के बीच एक होम स्टे के रूप में रहते वापस सुरक्षित ऋषिकेश पहुंचने के बाद दोनों युवकों ने सेना, सरकार और ईश्वर का धन्यवाद किया और के न्यूज़ चैनल पर अपनी आप बीती बयां की। और तमाम रेस्क्यू एजेंसियां वो रेस्क्यू करके तमाम लोगों को यहाँ से अपने के लिए सुरक्षित रवाना कर रही है। हमारे साथ 2 युवक जो थराली में उस समय हादसे में मौजूद थे जब वो फ्लड फ्लश आया और क्लाउड ब्लस्ट हुआ। उसके बाद ये उस कॉटेज में मौजूद थे जहाँ पर वो हादसा हुआ है। इनसे पूछते हैं कि आप बीती क्या रही जब वो घटना हुई? आप वहीं पर मौजूद थे थराली में? जी सर, हम क्या रहा उस समय? सर कंटिन्यू बारिश चल रही थी सुबह से और हम लोग वहाँ पे काफ़ी ट्रैवल करके पहुँचे थे हम थराली। तो हम लोग सो रहे थे उस टाइम पे 11-12 बजे के करीब जब ये आपदा आई। तो हम लोग उस टाइम पे सो रहे थे। हमने लोगों के भागने की आवाज़ सुनी और हम लोग उठे और तब तक पूरा मलबा पूरा थराली पे बह चुका था। सारे होम स्टे बह चुके थे, सारी गाड़ियाँ बह चुकी थी, वहाँ पर जितनी भी पार्क गाड़ियाँ थी सारी बह चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए सोचा कि क्या करना चाहिए आगे और नीचे हमारे लोग दबे हुए थे 3 लोग। तो हमने उनको बचाने की काफ़ी मशक्क़त की, उनको रोक दिया, हाथ दिया, बट वो बच नहीं पाए। उसके बाद जब हमारा मकान टूटने की कगार में आ गया तब हम लोग वहाँ से हमने दूसरे माले से जंप किया नीचे मलबे में और क्रॉल करते करते रेंगते हम लोग अगले गांव जो मुखानी है, मुखवा, वहाँ तक हम लोग पहुँचे जो वहाँ का ब्रिज है। तराई इमाम लोग कर रहे थे, आपने अपनी आंखों से देखा है, आप बच के सुरक्षित पहुँच गए हैं। किस तरह से यहाँ पर पहुँचे? हम लोग जी मतलब जैसे 5 तारीख को आपदा आई धराली में, उसके बाद हम लोगों ने अपनी जान बचाई और उसके बाद तो हमको मतलब 2 दिन तो आर्मी कैंप में रखा और आर्मी कैंप में सब फूड एकोमोडेशन सब वही लोग प्रोवाइड करवा रहे थे और उन लोगों ने मतलब हमारे संदेश केंद्र के थ्रू हमारे घर पे भी उन्होंने बात कराई और फिर उन्होंने मतलब हमको अगले दिन मतलब 6 तारीख को उन्होंने हमको रेस्क्यू किया हेली के ज़रिए और उन्होंने हमको मथियाली करके एक गांव है वहाँ पे उन्होंने हमको वहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतारा और वहाँ से देहरादून तक हम जैसे मतलब जितने भी पीड़ित थे उन लोगों के लिए बस पहले से अरेंजमेंट थी, वहाँ से उन लोगों ने देहरादून तक हमारे को भेजा और देहरादून हमको मतलब अच्छे से पहुँचाया उन्होंने। जिन्होंने उस पूरे मंजर को देखा है, उस पूरे मंजर को समझा है, वो क्लाउड बस्ट के बाद जो फ्लैश फ्लड आया वो पूरी आंखों से इन्होंने देखा और उसको देखने के बाद ये सुरक्षित बच के आए हैं। सेना की मदद ली गई है, सरकार की मदद ली गई है, उसके बाद ये ऋषिकेश पहुँचे हैं और अब यहाँ से अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। ऋषिकेश ISBT से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया।
बक्सर में बस अड्डे के पीछे बसेड़ी बाईपास चौराहे पर शनिवार सुबह 7 बजे गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में भरे पानी में शव तैरता हुआ पाया गया। मृतक की पहचान 35 वर्षीय दिलसाद के रूप में हुई। वहीं प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पानी में डूबने से युवक की मौत हुई, लेकिन मौत का सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। भाई बहन के बीच मधुर संबंधों का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों ने फौजी भाइयों की कलाई पर राखियां बांधी। कोटद्वार में गढ़वाल राइफल के एमटी कैंप में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों ने बड़ी संख्या में फौजी भाइयों की हिफाजत की कामना करते हुए उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। इस अवसर पर गढ़वाल राइफल के ब्रिगेडियर विनोद नेगी ने सभी बहनों को उपहार देते हुए उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। सैनिक भाइयों को उनकी कलाइयों पे राखियाँ बांधी है और उनके लिए हमेशा हम सब की जितनी यहाँ पर हम सब बहनों ने जिन्होंने भी ये राखियाँ तैयार करी है, हम सब बहनों की तरफ से हम सब ने उनकी लंबी आयु और सुरक्षा की भगवान से प्रार्थना करी है। और जैसा कि हम सभी बहनें वहाँ पर उस जगह पे गए भी थे, तो हमारे वहाँ पर ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी ने हम सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जताया कि जिस तरीके से हम बहनों का प्यार हम सब सैनिक भाइयों के लिए इस धागे में पिरो के हम सब ने भेजा हुआ है। वाकई एक पूरे देश की तरह हल्द्वानी में भी भाई बहन के अटूट स्नेह का त्यौहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में हल्द्वानी जेल में भी रक्षाबंधन का आयोजन हुआ, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने महिला बंदियों के साथ यह पर्व मनाया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की पत्नी विजेता रावत, जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे समेत जेल के सभी स्टाफ मौजूद रहा। कमिश्नर रावत ने जाने अनजाने अपराध में बंद महिलाओं की से राखी बंधवाई और उनको आशीर्वाद दिए। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कई महिला बंदियों के भाई इस बार राखी पर उनसे मिलने नहीं आ सके। मैं ऐसे में उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्हें जेल आकर उनके साथ यह पर्व मनाने का निर्णय लिया। सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। रक्षाबंधन का आज त्यौहार है, तो कल मैंने एक बार यहाँ पे जो सुप्रिंटेंडेंट साहब है उनसे पूछा था कि यहाँ पे ऐसे भी कुछ महिलाएं हैं जिनके या तो भाई नहीं हैं या फिर भाई नहीं आ पाएंगे, तो मुझे बताया गया था कि 23 यहाँ पे लेडीज ऐसी हैं। तो आज उनके साथ एक तरह से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है, उनसे राखी बंधवाई और यहाँ पे किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत हो, कोई सुविधा हो, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और सभी जो यहाँ पे जिनसे मैंने बात की, जिन बहनों से यहाँ की व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट थे और सभी से यहाँ पे राखी बंधवाई गई और सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस है। मैंने खुद देखा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बेकरी यहाँ पे संचालित हो रही है, जिसमें बहुत फ्रेश पैटीज वहाँ पे मैंने देखी, बंस देखे और साथ ही साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग का जिसमें कुछ कारपेंटर के ट्रेड हैं, कुछ पेंटिंग के ट्रेड्स हैं, ये चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पे वापस जाने पे या कोई रिलीज हो जाता है या छूट जाते हैं, उसके बाद वो स्किल सेट उनके पास है। यहाँ से एक सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, DIC से भी कुछ कोर्सेज यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ रहने के दौरान अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, किसी प्रकार के उनका जो आर्टिस्ट्री स्किल है उससे कोई आर्टिकल्स बनाता है, उसको जो विक्रय होता है तो उनका जो मेहनताना है वो भी उनको उनके अकाउंट में जाता है, अपने परिवारजनों को भी वो दे सकते हैं। खबर लश्कर से है, जहां उत्तराखंड में रक्षाबंधन के त्यौहार पर सरकारी बसों में बहनों के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था है, लेकिन लक्सर, खानपुर और रायसी क्षेत्र में सरकारी बसें नहीं चलने से बहनों में काफ़ी नाराज़गी। उत्तराखंड में रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 पर महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा है, लेकिन सीमित बस सेवाएं होने से इसको बहनों का लाभ नहीं मिल सका। लश्कर, खानपुर और रायसी क्षेत्र में सरकारी बसें नहीं चलने में बहनों को काफ़ी परेशानी भी रही। यूपी की तुलना में यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन से 8 से 10 अगस्त तक के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा है, जबकि उत्तराखंड में यह सुविधा केवल 9 अगस्त के लिए ही है। इससे हरिद्वार देहात पर बहनें काफ़ी नाराज़ होती दिखाई दे रही हैं। देहरादून जा अपने भैया को रख के बांधने। व्यवस्था तो अभी पता नहीं, जब बैठेंगे जब पता चलेगा क्या व्यवस्था कर रखी। हाँ तो देखेंगे अब हमें बस मिलती है नहीं मिलती है। कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, काफी टाइम से बहुत से सवारी यहाँ पे बैठी हुई है और ज्यादा अच्छी सुविधा नहीं है।
उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यूपी में 3 दिन के लिए दे रखी। कहाँ जाओगे आप? भाने वाला जाऊँगी। हाँ जी, हाँ जी, रक्षाबंधन के लिए जा रहे हैं। लिए कल रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक उत्तराखंड में निःशुल्क रहेगी महिलाओं के लिए, और गाड़ी की व्यवस्था है कि जो महिलाएं हैं हमारी उनसे कुछ नहीं लिया जा रहा। गाड़ियां भी आ जा रही हैं अपने समय से, एक आध गाड़ी विलम्ब से है, गाड़ियों की कुछ कमी है आज, तो बाकी सब ठीक ही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस के बजाय खुले बैरों में कट रही मछली मुर्गों के मामले में खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित जिलाधिकारी व नगर पालिका मंगलौर को नोटिस जारी कर 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का कहा है। आपको बता दें, हल्द्वानी निवासी प्रमोद कुमार उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर निगम मंगलौर द्वारा स्लॉटर हाउसों के नियमों का पालन सही से नहीं कराया जा रहा है, जबकि वर्तमान में मीट कारोबारी बड़े जानवरों को स्लॉटर हाउस में काट कर बेच रहे हैं, परंतु मछली व मुर्गी बिना स्लॉटर हाउस की अपनी दुकानों में ही काटे जा रहे हैं, जबकि पूर्व में राज्य सरकार को निर्देश भी दिए गए थे। PIA लिस्टेड थी रिगार्डिंग इलीगल स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स इन डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, जो ओपन और पब्लिक स्पेसेस पे हो रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ है कि ये चीज़ें गैर कानूनी है अगर आप किसी ओपन या पब्लिक स्पेस में कर रहे हैं। अगर आपको किसी जानवर को स्लॉटर करना है तो एक लाइसेंस्ड एक स्लॉटर हाउस के थ्रू ही हो सकता है, वरना ऐसे ही आप किसी दुकान या पब्लिक या ओपन स्पेस पे वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी को लेके 2018 में एक PIL हो रखी है ऑलरेडी, जिसमें आदेश बहुत ही इलाबोरेट करके इन्होंने जजमेंट दे रखी थी हमारी कि ऐसी अगर दुकानें अगर चल रही है तो सारी बंद होंगी। तो उसके बाद तो इस माध्यम से हमें पता चला था कि ये आज की डेट में भी ये सब चल रहा है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।